नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे एक क्विक रिवीजन सीरीज में, जहां हम 15 मिनट में आज एक माउंटेन वाला टॉपिक आप लोगों को पूरी तरह से रिवाइज कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे हमारे भारत में जो सबसे उत्तर में मुख्य पर्वत है उसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत है। और आपको यह भी बात अच्छे से पता होगी कि हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों में डिफरेंस है। इसके पीछे कारण है क्योंकि हिमालय और ट्रांस हिमालय जो है, इन दोनों के बीच में एक फॉल्ट लाइन है जिसे कहा जाता है ITS-Z, यानी कि इंडो सांगपो सचर जोन। एक ऐसी भ्रंश रेखा है, एक ऐसी दरार है जो कि अलग करती है ट्रांस हिमालय को किससे, हिमालय से। अगर मैं सबसे पहले आपसे ट्रांस हिमालय की बात करूंगा तो ट्रांस हिमालय के टोटल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम पड़ता है ना, इस काराकोरम की अगर हम बात करेंगे तो सर ये है ये है ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, है ना। ये कैसा भाग है, यानी हमारे भारत में सबसे ऊपर यही शुरू होता है। यह है हमारे भारत के पर्वत का सबसे उत्तरी भाग, काराकोरम रेंज। सर इस पर K2 पीक है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और यह हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। काराकोरम रेंज पर कुछ ग्लेशियर पड़ते हैं जिनके नाम आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ रखे होंगे, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है इसी पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है हिस्पर। इस पर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बाइफो, और एक और ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है बाल्टोरो। तो ये सभी के सभी ग्लेशियर जो हैं बिलोंग करते हैं किसको? काराकोरम श्रेणी को। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है और यह हमारे भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी श्योक नदी में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों, इसके जस्ट नीचे एक श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, और जो लद्दाख श्रेणी है, इसी श्रेणी का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, वो देखने को मिलता है तिब्बत में। किसके रूप में? तो आपका आंसर होगा कैलाश श्रेणी के रूप में देखने को मिलता है। और कैलाश श्रेणी वही श्रेणी है जो मुख्य निवास स्थान माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के भगवान शिव का। इसके नीचे तीसरे नंबर की जो श्रेणी है उसको जास्कर रेंज कहा जाता है, और ये जास्कर रेंज जो है ये फैली हुई है सर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और इसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड तक फैला हुआ है। उत्तराखंड में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कामेट, यानी माउंट कामेट जो है ये बिलोंग करती है किसको? जास्कर श्रेणी को। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय के 3 मुख्य भाग हुए, और इसके जस्ट नीचे जब हम आएंगे तो इंडो सांगपो सचर जोन आ जाएगा, और फिर शुरुआत होती है हिमालय माउंटेन की। दोस्तों, अगर हम हिमालय माउंटेन की बात करेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए 2 सिद्धांत दिए जाते हैं। एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है जियोसिंक्लाइन थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको? जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहा जाता है, यानी कि भूसन्नति सिद्धांत। आपको याद आ रहा होगा ये वाला सिद्धांत दिया था किस वैज्ञानिक ने? आपका आंसर होगा कोवर ने। और कोवर ने कहा था कि जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर में भूसन्नति उत्पन्न होने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। वहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इस सिद्धांत को, इसका हिमालय के निर्माण का दूसरा सिद्धांत क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यह थ्योरी इस बात को क्लेम करती है कि जो हिमालय माउंटेन है वो बना है 2 प्लेट के टकराने से, जिसमें एक प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट और दूसरी प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। और दोस्तों, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई थी लगभग आज से 55 मिलियन वर्ष पहले, तभी विश्व के सबसे ऊंचे और यंगेस्ट माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हुआ है। दोस्तों, हिमालय माउंटेन के 3 भाग हैं। इनमें सबसे पहले हिमालय माउंटेन का ग्रेट हिमालय वाला भाग बना है लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले। इसके बाद 25 मिलियन वर्ष पहले जो भाग बना उसको मध्य हिमालय कहा गया, और लगभग 8 से 10 मिलियन वर्ष पहले जो भाग बना उसे कहा गया शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय को 2 नाम से जाना जाता है, एक तो इनर हिमालय और इसी का दूसरा नाम है हिमाद्री, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों, यहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों, आपको यह बात याद होनी चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो है इसका भारतीय नेम है, वहीं इसका नेपाली नेम सागरमाथा है और चाइनीज नेम है चोमोलुंगमा। 1965 की बात है। 1965 से पहले इसे कहा जाता था पीक 15। 1965 में इसका नाम कर दिया गया माउंट एवरेस्ट, और यह नेपाल में लोकेटेड है और हिमालय के ही एक सब रेंज महालंगुर हिमालय पर यह लोकेटेड है।
तो ग्रेट हिमालय जो है ये एक दीवारनुमा संरचना में 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारबा तक फैला हुआ है, इंडस रिवर से लेकर के दिहांग रिवर के बीच में फैला हुआ है। दोस्तों कंचनजंगा जो हमारे भारत की दूसरी ऊंची चोटी है या फिर हमारे भारत की ऐसी ऊंची चोटी जो कि पूरी तरह से हमारे भारत में स्थित है, वो इसी पर्वतमाला पर लोकेटेड है और यहां से गंगा, काली, तीस्ता जैसी प्रमुख सदाबहार नदियां भी निकलती हैं। ग्रेट हिमालय के एकदम साउथ एंड पैरेलल है मिडिल हिमालय। इसे दो नाम से जाना जाता है, एक नाम है मिडिल हिमालय का लेसर हिमालय और दूसरा नाम है मिडिल हिमालय का हिमाचल हिमालय। मिडिल हिमालय में हुआ क्या है, जो ग्रेट हिमालय से नदियां निकली उन्होंने इस हिमालय को टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उन्हीं टुकड़ों को रेंजेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मध्य हिमालय में आप लोगों ने सुना होगा पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। दोस्तों जो ये पीर पंजाल श्रेणी है ये मध्य हिमालय का मुख्य भाग मानी जाती है और पीर पंजाल श्रेणी मुख्य रूप से कहां पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर में इसमें एक टनल बनाई गई है जिसका नाम है जवाहर टनल, जो कि जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करती है और जवाहर टनल की जो लंबाई है वो 2.85 किलोमीटर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इसको काट करके पूरे विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाई गई है जिसका नाम है अटल टनल और यह हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू को स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करती है और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दोस्तों इसके बाद पीर पंजाल के बाद में फिर जो श्रेणी पड़ती है मिडिल हिमालय की वो आती है धौलाधर और इसे कहा जाता है श्वेत पर्वत यानी कि व्हाइट माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। धौलाधर की अगर हम बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ती है। वहीं आप लोगों ने खूब अच्छे से नाम सुना होगा नाग टिब्बा, ठीक है, मसूरी, लाल टिब्बा। अगर हम इन श्रेणियों की बात करेंगे तो ये कहां पर हैं, ये है सर उत्तराखंड में। और वहीं महाभारत की अगर हम बात करेंगे तो जो महाभारत श्रेणी है ये कहां पर है, महाभारत श्रेणी है सर नेपाल में, ठीक है जी। ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं किसको, मिडिल हिमालय को बिलोंग करते हैं। दोस्तों मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कुछ घाटियां भी हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण घाटी है कश्मीर वैली, जो जानी जाती है अपने आप में करेबा मिट्टी और केसर के उत्पादन के लिए। वहीं कुल्लू वैली जानी जाती है मनाली शहर के लिए, पार्वती वैली जानी जाती है कसौल के लिए, यानी कि ये हिल स्टेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों इसके बाद में जो इसका तीसरा पार्ट आता है उस तीसरे पार्ट को कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक की अगर हम बात करेंगे तो इसे नाम दिया जाता है एक तो आउटर हिमालय और इसी को कहा जाता है यंगेस्ट हिमालय। इसे दो नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे ये बना कैसे है, तो जैसे ये ग्रेट हिमालय बन गया, ठीक है ना, ये फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो मान लो मिडिल हिमालय बन गया। अब यहां पर नदियों ने अपने अवसाद इकट्ठे कर दिए। जब तीसरी बार फोर्स यहां पे लागू हुआ अंदर की तरफ से तो ये नदियों के अवसाद ऊपर की तरफ उठ गए। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये कैसे बना है, तो आपका आंसर होगा सर ये बना है नदी अवसाद ऊपर उठने से। कैसे बना है ये, नदी अवसाद के ऊपर उठने से बना है। यही कारण है कि इसमें जीवाश्म और मानव सभ्यता अवशेष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, मानव सभ्यता के अवशेष हैं शिवालिक में। और शिवालिक से जब हम और नीचे की तरफ जाएंगे तो देखने को क्या मिलेगा हमें, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ग्रेट हिमालय हिमालय के कितने हिस्से हुए, 3। ट्रांस हिमालय के कितने हिस्से हुए, 3। आगे बात समझ में। चलो इसको एक नए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है तिब्बत का पठार। क्या आता है, तिब्बत का पठार आता है। तिब्बत के पठार के बाद में इसको हम मान लेते हैं सर ये है ट्रांस हिमालय। आगे बात समझ में। और ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिडिल हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय और ये है सर नदन प्लेन्स। क्या है ये, नदन प्लेन्स। ये है सर पेनिनसुला और लास्ट में ये इंडियन ओशियन।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं। दोस्तों यहां अगर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में यहां पर दरार है ये, और इसी दरार को कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में दरार है जिसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय दरार। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में दरार है जिसको कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि मुख्य सीमा दरार। शिवालिक और नदन प्लेन्स के बीच में फॉल्ट लाइन है जिसे कहा जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट लाइन, यानी कि हिमालयन अग्रभ्रंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले जब ये शिवालिक बना तो शिवालिक के बनने के बाद में यहां एक गड्ढे जैसी संरचना बन गई जिसको हम कहते हैं जियोसिंक्लाइन। क्या कहते हैं हम? जियोसिंक्लाइन कहते हैं, और हिंदी में इसी को कहा जाता है मेरे दोस्त भूसन्नति। सर ऐसा माना जाता है, मेरी बात को गौर से सुनना, कि यहां पर नदियों ने अपने अवसादों को जमा किया और एलुवियम डिपॉजिट से यहां पर उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जो कि एक भूसन्नति मैदान का उदाहरण है। और यह लगभग हमारे भारत के 7.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। जब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान से और आगे की तरफ जाएंगे तो पेनिनसुला प्लेट्यू वाला क्षेत्र आ जाता है, और याद रखना यहां पर ये सभी की सभी जो दरारें हैं इनमें भयंकर और उच्च तीव्रता के भूकंप देखने को मिलते हैं। जबकि पेनिनसुला इंडिया में कोई दरार नहीं होने की वजह से जो दक्षिण भारत है इसे स्टेबल लैंड माना जाता है, यानी कि इसे स्थिर भूमि के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों यहां मैप पर अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस में आपको क्या दिखेगा? सबसे ऊपर कौन सी रेंज है? काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, और फिर इसके नीचे जास्कर, और यहां सीक्वेंस में आ जाता है फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। आगे बात समझ में? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैं यहां पे, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मणिपुर है, और ये क्या है? मिजोरम। शॉर्ट में नाम लिख देता हूं मैं, ये है अरुणाचल, और ये है नागालैंड, और ये है मणिपुर, और ये है मिजोरम। मेरे दोस्त यहां है क्या? हिमालय माउंटेन ऐसे यूं आया है और यहां आकर के ऐसे यूं मुड़ गया है। सॉरी, हिमालय माउंटेन ऐसे यूं आया और यहां के ऐसे यूं मुड़ गया है। तो यहां पर जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सभी की सभी हिमालय का हिस्सा हैं। अगर मैं इन पहाड़ियों की बात करूंगा, नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियां हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो यहां पर ये एक पहाड़ी है, इसका नाम है डाफला। क्या नाम है इसका? डाफला। यहां पर ये दूसरी पहाड़ी है, इसका नाम है मिरी। यहां पर ये तीसरी पहाड़ी है, इसका नाम है अबोर। यहां पर ये नेक्स्ट पहाड़ी है, इसका नाम है मिश्मी, और ये वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है पटकाई। ये सभी की सभी पहाड़ियां बिलोंग करती हैं किसको? किस स्टेट को? अरुणाचल प्रदेश को। और इसी पटकाई पहाड़ी का नीचे की पहाड़ियां जो हैं वो विस्तार मानी जाती हैं। इसका नाम है नागा पहाड़ी, इसका नाम है मणिपुर पहाड़ी, और जो ये वाली पहाड़ी है इसका नाम है मीजो, या फिर इसी को कहा जाता है लोशाई पहाड़ी। दोस्तों ये सभी की सभी जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय का हिस्सा हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहां पे आपको एक बात और अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर ये जो हिमालय है, सॉरी जो मेघालय है, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, और इन 3 पहाड़ियों का जो समूह है इसको किसका हिस्सा माना जाता है? मेघालय में सर है शिलोंग का पठार। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती हैं शिलोंग के पठार के अंतर्गत। एक पहाड़ी का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक का नाम है जयंतिया। आगे बात समझ में? खासी पहाड़ी के क्षेत्र में एक जगह पड़ती है मासिन राम, और यहां पर होती है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा। विश्व में वर्षा कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे कारण है क्योंकि तीनों की तीनों पहाड़ियां मिलकर के एक कीपनुमा संरचना बना लेती हैं, और इसी कीपनुमा संरचना में मॉनसून जाकर के ट्रैप हो जाता है, और मॉनसून के ट्रैप होने पर यहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों ये शिलोंग का जो पठार है ये बिलोंग करता है किसको? प्रायद्वीपीय पठार को, यानी कि दक्षिण भारत के पठार को ये बिलोंग करता है। यानी कि मेघालय की पहाड़ियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का। और इसी शिलोंग के पठार का विस्तार देखने को मिलता है कहां पर? इसका विस्तार देखने को मिलता है असम में।
किसके रूप में देखने को मिलता है असम में? तो आपका आंसर होगा असम में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है कार्बी एनलोंग। कार्बी एनलोंग पठार, ये असम में इसी का विस्तार है। साथ ही साथ यहां पर पहाड़ी देखने को मिलती है बारेल, और यहां पर पहाड़ी देखने को मिलती है मिकिर। यानी कि ये सभी किसका हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। आगे बात समझ में? ये सभी किसका हिस्सा है? पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं नए पेनिनसुला माउंटेन के बारे में। देख रहे हो कितना बढ़िया डायग्राम बनवाया आप लोगों के लिए, ग्राफिक्स वाले से तैयार करवाए स्पेशली। कभी हल्के में ले रहे हो हैं? ओ ये अब हम बात करते हैं यहां पे अरावली माउंटेन की। यहां पे छोटा सा ऊंट भी बिठवाया आपके लिए। अरावली की अगर हम बात करेंगे तो ये है ओल्डेस्ट, ये है, हिंदी में लिखता हूं मैं सर, ये है सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है, ये है ना, ये है सबसे पुराना मोड़दार पर्वत। प्री क्रेमियन युग में बना हुआ यह पर्वत है अरावली पर्वत जो है। ध्यान से सुनना, शुरुआत होती है इसकी गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। अरावली पर्वत जो है, इसी अरावली पर्वत का मुख्य भाग राजस्थान में है। यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू नामक स्थान पर ही एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है ना, चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर नाम है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यानी कि जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर नामक चोटी है जो कि माउंट आबू पर पड़ती है। माउंट आबू को संतों का टीला कहा जाता है, और यह जाना जाता है खास करके नक्की झील के लिए। दिल्ली में इसे रायसीना पहाड़ी कहा जाता है, और इसी रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर अरावली एक क्लाइमेट डिवाइडर का कार्य करती है। इसके पीछे कारण है क्योंकि अरावली के ईस्ट में जो क्लाइमेट है वो कैसी है? सेमी एरिड है, यानी कि अर्ध मरुस्थल है। और अरावली के वेस्ट में जो क्लाइमेट है वो है एरिड क्लाइमेट, यानी कि मरुस्थलीय जलवायु है। और इसी मरुस्थलीय जलवायु में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहां पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार मरुस्थल। लेकिन इस मरुस्थल का 62% भाग हमारे भारत में है। यही कारण है इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो ध्यान से, अब हम आ जाते हैं विंध्याचल पर्वत की तरफ। सर ये कैसा माउंटेन है विंध्याचल पर्वत? आपका आंसर होगा सर ये ब्लॉक माउंटेन है। जो ये विंध्याचल पर्वत है, ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, ये विंध्याचल पर्वत एकदम सेंट्रल इंडिया में है, और ये अलग करता है यहां पर कौन कौन सी नदियों को? ये अलग करता है सर गंगा को कौन सी नदी से? नर्मदा नदी से। गंगा और नर्मदा को ये अलग करने का काम करता है। विंध्याचल पर्वत कहां कहां फैला हुआ है? ये एमपी में है, ये गुजरात में है, ये यूपी में है, ये बिहार में है, और ये छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना, और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसके बाद जो माउंटेन आता है, माउंटेन का जो नाम आता है वो माउंटेन है सर सतपुड़ा माउंटेन। अगर मैं आपसे सतपुड़ा माउंटेन की बात करूंगा तो ये सतपुड़ा माउंटेन जो है दो नदियों को अलग करता है। एक नदी का नाम है नर्मदा और दूसरी नदी का नाम है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। सतपुड़ा की जो मुख्य पर्वत श्रेणी है उनमें आती है राजपीपला, और एक आती है इसी में महादेव, और एक आती है इसी में मैकाल, है ना। तो इसकी जो राजपीपला है ये गुजरात और एमपी में है। महादेव पीक की अगर हम पहाड़ी की बात करेंगे तो ये एमपी में है। मैकाल एमपी और छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों सतपुड़ा की मुख्य श्रेणी जो है वो महादेव पहाड़ी है। इसी के ऊपर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव के अंतर्गत ही आती है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जिसे सेंट्रल इंडिया का सबसे बेहतर हिल स्टेशन माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अब हम आ जाते हैं माउंटेन पर, जिस माउंटेन का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करेंगे तो सर ये अपने आप में कैसा पर्वत है? अपने आप में ये एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री।
यहां पर बायोडायवर्सिटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और यहां पर 16 वन पाए जाते हैं। यहां पर इसकी लंबाई जो देखने को मिलती है वो 1600 किलोमीटर है और ये गुजरात से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु तक, यानी कि टोटल 6 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। यहां पर जून के प्रथम सप्ताह में उठते हुए मानसून से वर्षा होती है और सबसे ज्यादा यहां पर वर्षा होने की वजह से ही बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट का यहां पर कोंकण रेलवे के बनने से, एक्सोटिक स्पीसीज के एंटर करने से बायोडायवर्सिटी का डिक्लाइन हुआ है और इस बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के 2 कमेटी का गठन किया गया था, कस्तूरी रंजन और गार्डगिल कमेटी। ओके, चलिए जी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनायुमिडी। 2695 मीटर इसकी हाइट है। ओके, चलिए अगले मैप पर आ जाते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में। जो पूर्वी घाट माउंटेन है ये अपने आप में एक मोड़दार पर्वत है और वेस्टर्न घाट से ज्यादा पुराना है। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है पूर्वी घाट की और ये फैला हुआ है कहां कहां, ये फैला हुआ है सर पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा हिस्सा है इसका, उड़ीसा में है, ठीक है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है और इसके बाद फिर ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना। अब यहां से निकलने वाली नदियों ने इसे डिवाइड कर दिया है, किसमें, पहाड़ियों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि तमिलनाडु की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पहाड़ी कौन कौन सी आ जाती हैं, जवादी, शेबरॉय, पालनी, शिरुमलाई। तेलंगाना में जो पहाड़ी पड़ती है और आंध्र प्रदेश में इसका नाम है नल्लामाला। आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ी पड़ती है उनका नाम है पालकोंडा, वैलीकोंडा, पालकोंडा, वैलीकोंडा, नागरी पहाड़ी। ठीक है ना, ये पहाड़ियां यहां पड़ती हैं। उड़ीसा में नदन सरकार और गड़जात पहाड़ियां पड़ती हैं। अच्छा, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जिंधागड़ा और इसकी जो ऊंचाई है वो 1690 मीटर है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश के पास में ये पड़ती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक नए माउंटेन के बारे में जिसका नाम क्या है, नीलगिरी है। नीलगिरी कहां पर लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के जंक्शन पर लोकेटेड है नीलगिरी माउंटेन। अब क्योंकि यहां पर नील कुरुंजी फूल खिलते हैं 12 साल में एक बार, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है नीलगिरी माउंटेन। यहां पर टोडा जनजाति कॉफी उत्पादन करती है, वहीं इरूला जनजाति जो है यहां की वो स्नेक वेनम का एंटीटोड बनाने के लिए स्नेक वेनम प्रोवाइड कराती है। नीलगिरी माउंटेन बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा। इसकी हाइट है 2637 मीटर। अन्नामलाई पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके साउथ में ही है और इसे नाम दिया जाता है एलिफेंट माउंटेन। एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है और यह पश्चिमी घाट का भाग है। और सच में अगर देखा जाए तो जो अन्नामलाई माउंटेन है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनायुमिडी। यही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दोस्तों इससे और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो केरल में पड़ती है इलायची पहाड़ी जो जानी जाती है गर्म मसालों के उत्पादन के लिए। इसके अलावा गुजरात में शत्रुंजय की पहाड़ियां पड़ती हैं और गिरनार की पहाड़ियां पड़ती हैं। महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियां पड़ती हैं और वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर हरिश्चंद्र माउंटेन है और बालाघाट माउंटेन पड़ता है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियां पड़ती हैं झारखंड में, वहीं छत्तीसगढ़ में पहाड़ियां जो पड़ती हैं वो पड़ती है रामगढ़ की पहाड़ियां। दोस्तों ये था हमारा क्विक रिवीजन। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊं। मैं आपसे वादा करता हूं अगली वीडियो में हम कुछ और बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करना, अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट सेक्शन में, आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लगे। और जो नए स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करना तो बनता है। लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।